बात करते हैं संक्षारण अर्थात कोरोजन की। कोरोजन की परिभाषा, धातुओं या मिश्र धातुओं का वायुमंडलीय गैसों व नमी के प्रभाव में रासायनिक क्रियाओं द्वारा अक्षय होने अर्थात नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। संक्षारण के प्रकार, धातुओं का संक्षारण निम्न दो प्रकार से होता है, वायुमंडलीय संक्षारण और निमज्जित संक्षारण। नंबर 1, वायुमंडलीय संक्षारण या एटमॉस्फेरिक कोरोजन। वातावरणीय गैसें जैसे ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन आदि के संपर्क में आकर रासायनिक क्रिया द्वारा होने वाले संक्षारण को वायुमंडलीय या शुष्क या रासायनिक संक्षारण कहते हैं। ऑक्सीजन के कारण होने वाले इस प्रकार के संक्षारण को ऑक्सीजन संक्षारण भी कहते हैं। निमज्जित संक्षारण, धातुओं का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी द्रव में डूबा होने के कारण होने वाले संक्षारण को हम निमज्जित या गीला या वैद्युत रासायनिक संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के सिद्धांत, संक्षारण के सिद्धांत अर्थात थ्योरीज ऑफ कोरोजन। संक्षारण के मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं, प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत और विद्युत रासायनिक सिद्धांत। अब प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत अर्थात डायरेक्ट केमिकल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार वायुमंडलीय गैसें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S तथा जलवाष्प धातु सतह पर साधारण या उच्च ताप पर सीधे रासायनिक क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड आदि की परत बना लेती हैं, जो सामान्यतः सुदृढ़ व स्थायी होती हैं, परंतु उच्च ताप पर टूट जाती हैं और पुनः संक्षारण होता है। वातावरण के ऑक्सीजन प्राय नमी की अनुपस्थिति में धातु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेती है। ऑक्सीजन द्वारा होने वाले संक्षारण को ऑक्सीजन संक्षारण कहते हैं। यदि परत का आयतन सतह के आयतन से कम होता है तब परत छिद्रयुक्त तथा छिद्रयुक्त बनती है, और यदि परत का आयतन और संक्षारण होता है, अगर परत छिद्रयुक्त है तो संक्षारण होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा वो। परंतु यदि परत का आयतन सतह के आयतन से अधिक हो तब परत बिल्कुल मजबूत अस्थायी बनती है, जिस कारण संक्षारण रुक जाता है। तो छिद्रयुक्त परत जो बनती है वो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनाते हैं, जो संक्षारण करते हैं। कॉपर, लेड और एल्यूमिनियम के ऊपर जो परत बनती है वो मजबूत और एकदम स्थायी बनती है, जिस कारण उनका संक्षारण नहीं होता है। गैसों द्वारा होने वाले संक्षारण को गैसीय संक्षारण और द्रव द्वारा होने वाले संक्षारण को द्रव संक्षारण कहते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। ये आयरन से कार्बोनिक अम्ल क्रिया करके फेरस कार्बोनेट बना लेती है, ठीक है ना। और इसी प्रकार फेरस कार्बोनेट जो है जल और ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, है ना। इसी प्रकार इसलिए आयरन के ऊपर जो है हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है, ठीक है ना। और इसी प्रकार चांदी जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में H2S से क्रिया करके उसके ऊपर चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत बन जाती है, जिसके कारण जो है चांदी जो है धूमिल हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा है विद्युत रासायनिक सिद्धांत अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जब दो भिन्न धातुएं एक ही विलयन में डूब जाती हैं तब एनोडीय और कैथोडीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाने के कारण एनोडीय क्षेत्र पर ऑक्सीकरण होने के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और धातु विलयन में
धातु आयन के रूप में घुलकर या धातु ऑक्साइड बनाकर नष्ट होती रहती है। यह संक्षारण केवल एनोडीय क्षेत्रों में संपन्न होता है। देखो एनोड जो पर क्या होता है, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग के विलयन में धातु आयन के रूप में घुलती रहती है, तो खराब होती रहती है। और जो या ऐसा होता है अगर उसमें नहीं घुल ली तो धातु जो धातु आयन धातु के ऊपर चिपके रह गए, वो नमी से ऑक्सीजन लेके उसके पर धातु के ऊपर धातु ऑक्साइड की परत बना लेते हैं, उसे खराब करते रहते हैं। इस प्रकार धातुओं का धातु आयनों के रूप में विलयन में घुलना ही धातु संक्षारण है। उपरोक्त सिद्धांत क्रियाविधि के आधार पर संक्षारण दो प्रकार का होता है, गैल्वेनिक संक्षारण और सांद्रता शैल संक्षारण। गैल्वेनिक संक्षारण जब दो भिन्न धातुएं विलयन में डूबी रहती हैं तब अधिक क्रियाशील धातु का ऑक्सीकरण होकर संक्षारण होता रहता है, यह एनोड का कार्य करती है, तथा कम क्रियाशील धातु कैथोड का कार्य करती है। इस पर इलेक्ट्रॉन अवशोषित होकर अम्लीय माध्यम में H2 गैस निष्कासित करते हैं। यह अक्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन अवशोषित होकर धातु ऑक्साइड बनते हैं। देखिए एनोड पर ये धातु है, ये ऑक्सीकृत हो रही है इलेक्ट्रॉन त्याग के, और कैथोड पर ये जो है ऑक्सीजन जो है वातावरण की ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करके ऑक्साइड में बदल ली है, और ये ऑक्साइड जो है इन जिंक आयनों से ही क्रिया करके जिंक धातु के ऊपर जिंक ऑक्साइड की परत बना लेते हैं। तो या तो विलयन में जिंक आयनों के रूप में घुलेगी या उस धातु के ऊपर जिंक ऑक्साइड की परत बन जाएगी, जिससे जो है धातु खराब हो जाएगी। और हाइड्रोजन जो है जो H2O के जो हाइड्रोजन हैं वो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके साथ साथ जो है H2 मुक्त करते रहते हैं। ये गैल्वेनिक संक्षारण इसलिए कहा गया है कि जब दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबी हो तो इस तरह के सेल को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसी क्योंकि एक तरह से गैल्वेनिक सेल बन जाता है जिसके कारण संक्षारण होता है, इसलिए इस संक्षारण को जो है गैल्वेनिक सेल संक्षारण कहा गया है। सांद्रण सेल संक्षारण जब धातु किसी ऐसे माध्यम के संपर्क में आती है जिसमें ऑक्सीजन की सांद्रता भिन्न भिन्न अर्थात असमान हो, तब कम सांद्रता वाले स्थान एनोड का कार्य करते हैं और अधिक सांद्रता वाले स्थान कैथोड का कार्य करते हैं, और एक सांद्रता सेल उत्पन्न हो जाता है, जिससे एनोड क्षेत्र पर धातु का ऑक्सीकरण धातु आयन में होकर वह लगातार नष्ट होती रहती है। इसे ही सांद्रता सेल संक्षारण कहते हैं। सांद्रता सेल संक्षारण वहाँ होता है जहाँ विलयन या माध्यम तो सेम हो परंतु उसकी सांद्रता जो है वो असमान हो जाए। देखिए एनोड जहाँ पर O2 की सांद्रता कम है वहाँ पर धातु जो है धातु आयन के रूप में बदल जाती है, और कैथोड जहाँ पर अधिक है वो कैथोड कार्य करता है, वहाँ नमी से और ऑक्सीजन की क्रिया करके इलेक्ट्रॉन को शोषित करके वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो मुक्त होते रहते हैं, जो धातु आयनों से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। जब धातु की सतह धूल गंदगी या किसी अन्य पदार्थ से ढक जाती है तब धातु सतह पर ऑक्सीजन सांद्रता असमान हो जाती है। अधिक ढकी सतह जहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है एनोड का कार्य करती है और उस पर ऑक्सीकरण होता है, और कम ढकी सतह जहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है कैथोड कार्य करती है। इस प्रकार होने वाले सांद्रण सेल संक्षारण को पिटिंग संक्षारण कहते हैं, क्योंकि इसके कारण जो है उस चीज में छोटे छोटे पिट अर्थात गड्ढे बन जाते हैं। छोटे छोटे गड्ढे बनने के कारण ये है जहाँ पे जो एनोड बिंदु होते हैं, एनोड बिंदु जहाँ भी एनोड बिंदु हैं वहाँ पर जो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, जिसके कारण इस संक्षारण को पिटिंग संक्षारण कहते हैं। ऑक्साइड परत का बनना एवं इनकी विशेषताएं देखिए। अक्षारीय धातुएं और अक्षारीय मर्दा धातुएं वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर अपनी सतह के ऊपर ऑक्साइड की परत बना लेती हैं। इस ऑक्साइड परत के कारण धातु का ऑक्सीजन संक्षारण होने लगता है। धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर धातु ऑक्साइड अर्थात संक्षारण हो गया। धातु ऑक्साइड की परत स्थायी अस्थायी वाष्पशील या छिद्रयुक्त हो सकती है। ऑक्साइड परतों की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, ये धातु पर बनी परत स्थायी
और दानेदार संरचना वाली होती है तब यह धातु सतह से चिपकने वाली, सुदृढ़ और छिद्र रहित होती है, जो आगे धातु का ऑक्सीकरण होने से रोकती है और धातु की संक्षारण से रक्षा करती है। एल्यूमिनियम, कॉपर, एसएन और लेड पर इसी प्रकार की परत बनती है। नंबर 2, कुछ धातुओं जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम पर अस्थायी ऑक्साइड परत बनती है, जो लगातार धातु आयन में अपघटित होती रहती है, जिससे धातु का क्षारण नहीं होता, एक समन्वय बना रहता है। धातु ऑक्साइड की परत जो है धातु ऑक्सीजन में, और धातु ऑक्सीजन जो है वो उल्टे धातु ऑक्साइड परत बनता, तो लगातार ये प्रक्रिया टूटती बनती रहती है, जिसके कारण जो है इन धातुओं का क्षारण नहीं होता है। कुछ धातुएं जैसे मोलिब्डेनम पर बनी ऑक्साइड परत वाष्पशील होती है, जो बनकर वाष्पीकृत होती रहती है, जिसके कारण धातु की नीचे की सतह का तेजी से ऑक्सीकरण होता है और धातु इस ऑक्सीकरण के कारण नष्ट हो जाती है। चौथी, यदि धातु पर बनने वाली सतह छिद्रयुक्त हो तब वायुमंडलीय ऑक्सीजन इन छिद्रों में प्रवेश करके नीचे की सतह को ऑक्सीकृत करके लगातार संक्षारण करती रहती है और धातु नष्ट हो जाती है। संक्षारण की अर्थात कोरोजन की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो कोरोजन को प्रभावित करते हैं? नंबर 1, धातु जितनी क्रियाशील होती है उसके संक्षारण की दर उतनी ही अधिक होती है। नंबर 2, धातु जितनी अशुद्ध होती है उसके संक्षारण की संभावना उतनी ही अधिक होती है। नंबर 3, वातावरण का ताप बढ़ने पर संक्षारण की दर भी बढ़ती है, तो उच्च ताप पर संक्षारण अधिक होता है। वायु में जितनी अधिक आर्द्रता अर्थात नमी होती है संक्षारण की गति उतनी ही बढ़ती है। वातावरण में उपस्थित अन्य गैसें जैसे CO2, SO2, H2, HCl आदि संक्षारण गति को बढ़ा देती हैं। अम्लीय माध्यम में उदासीन व क्षारीय माध्यम की अपेक्षा अधिक संक्षारण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि धातु की क्रियाशीलता, अशुद्धता, आसपास का तापमान, नमी, अन्य गैसें और अम्लीय माध्यम संक्षारण को बढ़ाते हैं। वर्ण विकृति जिसे टर्निशिंग कहते हैं। सामान्यतः वायुमंडलीय गैसें धातु का ऑक्सीजन गैसीय द्रव्य संक्षारण करती हैं, जिसके फलस्वरूप धातुओं की सतह पर घिसने, कटने या छिदने आदि की प्रक्रिया प्रारंभ होकर धातु की सतह विनिष्ट तथा मलिन हो जाती है और इस प्रकार उसकी धातुई चमक नष्ट हो जाती है, जिसे वर्ण विकृति कहते हैं। उदाहरण के लिए चांदी और कॉपर की सतहों को SO2 या H2S आदि गैसों के संपर्क में आकर इनकी सतह पर सल्फाइड परत बनकर इनकी धातुई चमक को नष्ट अर्थात वर्ण विकृति करती है, इनको मलिन कर देती है, जिसके कारण H2S और SO2 जो है इनके लिए वर्ण विकृति काम करते हैं। कुहायन अर्थात फोगिंग, वायु में आर्द्रता अर्थात नमी के क्रांतिक मान से ऊपर निकल जाने पर धातुओं की सतह के ऊपर एक क्रीम रंग की परत जम जाती है, जिसे कुहायन कहते हैं। यह सल्फर डाइऑक्साइड का उत्प्रेरित ऑक्सीकरण के कारण SO3 प्रयुक्त होने के कारण होता है। कुहायन आर्द्रता पर निर्भर करता है। आर्द्रता के क्रांतिक मान से ऊपर होने पर निकिल का कुहायन SO2 द्वारा होता है। इसी प्रकार आर्द्रता के क्रांतिक मान से कम होने पर कॉपर का कुहायन H2S द्वारा होता है। तो कुहायन जो है ये किसी में आर्द्रता बढ़ने पर होता है और किसी में आर्द्रता घटने पर होता है। जंग अर्थात रस्टिंग, आयरन का नम वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता रहता है, जिसके कारण इसकी सतह पर फेरिक ऑक्साइड तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड की मिश्रण युक्त एक लाल भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसे जंग कहते हैं। इसकी रासायनिक संगठन Fe2O3.H2 होता है। तो निम्न प्रकार से आयरन जो है फेरिक और फेरस आयनों में होता है। उसके बाद जैसे कोई फेरिक आयन में हो गया और फिर जो है ये नमी ने ऑक्सीजन से क्रिया करके और इलेक्ट्रॉन शोषित करके हाइड्रोक्साइड आयन बना लिए और इस प्रकार से
फेरिक आयनों से ऑक्साइड आयनों ने क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लिया, और फेरिक आयनों से हाइड्रोक्साइड आयनों ने क्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लिया, और दोनों की एक मिश्रित परत बनी है लाल भूरे रंग की, जिसको जंग कहा गया है। कभी कभी आयरन की सतह पर फेरिक ऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड युक्त काले रंग की परत भी बनती है, जिसे काली जंग कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से P3O4 होता है, ठीक है ना। जंग छिद्रयुक्त एवं कोमल होती है। देखो ये काली जंग जो है ये इस तरह बनती है। जंग छिद्रयुक्त एवं कोमल होती है, सतह पर अस्थायी रूप से नहीं चिपकती है, जिसे कारण आसानी से पृथक होती रहती है और नई जंग की परत बनकर धातु को नष्ट करती रहती है, अर्थात उसका संक्षारण होता रहता है। जंग की रोकथाम करने के ये वह है विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसे कहते हैं। इस विधि में लेपन धातु का एनोड बनाते हैं तथा संक्षारण से बचाए जाने वाले धातु का कैथोड बना लेते हैं। धातु लेपन पात्र में ऑक्सीकरण अपचयन में जल अपघटित न होने वाले एनोड धातु के लवण युक्त विलयन भर देते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करके धातु पर उचित लेपन कर लेते हैं। कॉपर की धातुओं पर निकिल या चांदी का, लोहे के ऊपर जिंक का, क्रोमियम या निकिल का लेपन करते हैं। यह विधि उच्च गलनांक वाली धातुओं के लेपन में प्रयुक्त होती है। गैल्वेनाइजेशन है गैल्वीकरण। इस विधि में लोहे के सतह को साफ करके उसको द्रवित जिंक धातु में डुबा देते हैं, जिससे लोहे के ऊपर जिंक की सतह चढ़ जाती है और लोहे का संक्षारण हो जाता है। इसे लोहे का गैल्वेनीकरण कहते हैं, अर्थात लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। टीनिंग, लोहे के ऊपर टीन की परत चढ़ाना। इस विधि में लोहे की चादरों और बर्तनों को द्रवित टीन धातु में डुबाया जाता है, जिससे लोहे की वस्तु के ऊपर टीन की परत चढ़ जाती है, उसका संक्षारण हो जाता है। सेरार्डीकरण, सेरार्डाइजेशन। इस विधि में वायुरोधी बक्स में जिंक चूर्ण भरकर उसे लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें लेपन की जाने वाली वस्तु को रखते हैं, जिससे लगभग 1 घंटे में वस्तु के ऊपर जिंक चूर्ण का लेपन हो जाता है, जिसे सेरार्डीकरण कहते हैं। जब चूर्ण के रूप में धातु को हम किसी के ऊपर लेप करते हैं तो वो सेरार्डीकरण है, और जब चूर्ण के रूप में एल्यूमिनियम की परत चढ़ाते हैं तब उसको हम कलीकरण कहते हैं, कलराइजेशन। इस विधि में लेपन की जाने वाली वस्तु लोहा या स्टील को वायुरोधी बक्स में रखते हैं, तो जिसमें पहले से ही एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का चूर्ण भरा होता है। बक्स को उचित ताप पर गर्म करने से लोहे की वस्तु पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ का लेपन हो जाता है, जिसे कलीकरण कहते हैं। फुहरन, इस विधि में मूल धातु पर अन्य धातु के विलयन को पिचकारी तथा स्प्रे गन की सहायता से फुहार के रूप में डालते हैं। इस प्रकार मूल धातु पर अन्य धातु की पतली परत चढ़ जाती है, जो धातु का संक्षारण से बचाव करती है। इस विधि द्वारा कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक आदि का लेपन किया जाता है। इसी के साथ संक्षारण का जो है बिंदु समाप्त होता है। तो फिर है ना।